मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी ऊंची जात वाला किसी म्यूनिसिपैलिटी में भंगी का काम करना मंजूर करेगा, उसे तनख्वाह के अलावा 90 रुपये माहवार स्पेशल अलाउंस भी दिया जाएगा। ये फैसला छूट-छाट दूर करने की गर्ज से किया गया है। अभी सूरज नहीं निकला था कि म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 13 के तीनों नए भंगी अपनी अपनी झाड़ुएं टोकरियां लिए ड्यूटी पर आ गए। सैनिटरी इंस्पेक्टर ने अपने रजिस्टर पर नजर डालते हुए भंगियों के जमादार से पूछा, क्यों तुम्हारे तीनों भंगी हाजिर हैं? जी हाँ, हाजिर हैं, भंगियों के जमादार ने जवाब दिया और सबूत के लिए उसी वक्त हाजिरी ले डाली। पंडित कृपाराम हाजिर? हाजिर। बाबू कालीचरण हाजिर? हाजिर। शेख रहीम उद्दीन हाजिर? हाजिर। सैनिटरी इंस्पेक्टर साइकिल पर बैठकर दूसरे इलाकों का मुआयना करने चला गया और जाते जाते जमादार से कह गया, तो उन रंगरूटों को काम सिखाना तुम्हारे जिम्मे है। जमादार के बाप दादा 7 पीढ़ियों से इसी कस्बे में भंगी का काम करते आए थे और वो खुद म्यूनिसिपैलिटी में 20 बरस नौकरी करने के बाद जमादार के ओहदे तक पहुंचा था। सैकड़ों भंगियों ने उसकी मातहती में काम किया था, लेकिन कई बरस से न जाने उसकी जात बिरादरी वालों को क्या हो गया था कि वो अपने बाप दादा के पेशे से कतराने लगे थे। नौजवान तो स्कूल में 4 जमातें पढ़कर झाड़ू हाथ में लेना पाप समझते थे। कितने ही पास के शहर में शक्कर के कारखाने में नौकर हो गए थे। एक ने नाजायज शराब बनाने का धंधा चालू कर दिया था। 4 लड़के घर से भागकर बंबई चले गए थे। उनमें से 3 तो फिर लापता हो गए। एक के बारे में सुना गया कि वो एक फिल्म कंपनी में एक्स्ट्रा का काम करता है और ताजमहल होटल के पास वाले फुटपाथ पर सोता है। बेवकूफ। जमादार ने उस छोकरे के बारे में सोचते हुए फैसला किया, पढ़ा लिखा भंगी तो 4-5 बरस में ही जमादार हो जाता है। फिर उसने उन तीनों नए रंगरूटों पर नजर डाली जो उसके सामने खड़े उसके हुक्म का इंतजार कर रहे थे। पंडित कृपाराम, जो दुबला पतला था और उसका सर गंजा था और उसकी आंखों पर लोहे की कमानियों का चश्मा लगा हुआ था, वो म्यूनिसिपैलिटी के ही एक स्कूल में मास्टर हुआ करता था। जमादार उसे अच्छी तरह जानता था। 4 बरस हुए वो अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करने गया था तो पंडित कृपाराम ने उसे क्लास के सब लड़कों से अलग बैठने को कहा था। उसने कहा था, जमादार भाई बुरा न मानना, मैं खुद तो जात पात छूत छातर को नहीं मानता, मगर स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के जज्बात का ख्याल भी रखना ही पड़ता है। सो अब जमादार ने पूछा, क्यों पंडित, ये आज तुम्हारे हाथ में झाड़ू टोकरी कैसे आ गई? पंडित कृपाराम ने अपने चश्मे से जमादार को घूरते हुए जवाब दिया, ये सब कलयुग की माया है जमादार। 25 बरस से छोकरे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तनख्वाह 70 रुपल्ली मिलती थी। 2-2 जवान छोकरियां घर में बिन ब्याही बैठी हैं, मरता क्या न करता। लो पंडित जी, बुरा न मानना, जमादार ने पंडित के अल्फाज चबाकर दोहराते हुए कहा, सामने वाली गली की नालियों को झाड़ू से रगड़कर साफ कर डालो, मगर जल्दी से फिर चौक वाले बम पुलिस की सफाई भी करनी है। चौक वाले बम पुलिस का नाम सुनते ही पंडित कृपाराम को बेइख्तियार उबकाई आ गई। पाखाने के ढेर में कुल बुलाते हुए कीड़े उसकी आंखों के सामने नाचने लगे और ख्याल ही से उसकी नाक में बदबू के भभके आने लगे। उसने चुपके से झाड़ू उठाई और नाली साफ करने लगा, लेकिन झाड़ू इतनी छोटी थी कि उसे झुककर दोहरा होना पड़ा और उसकी कमर की बूढ़ी और गठिया की मारी हड्डियां चरचराने लगीं। और अब जमादार शेख रहीम उद्दीन की तरफ मुखातिब हुआ, क्यों शेख जी, तुम कैसे आ गए और इस धंधे में? रहीम उद्दीन सर झुकाए मुसम्मा सूरत बनाए खड़ा था, इसलिए कि उसके खानदान में आज तक किसी ने नौकरी नहीं की थी, हमेशा जमींदारी पर गुजर किया था। उसके दादा की आधी जायदाद एक गाने वाली की नजर हो गई थी। उसके बाप किसी महंगी अय्याशी का बार नहीं उठा सकते थे, सिर्फ हुक्का पीते थे और अपनी बैठक में दूसरे अशराफ दोस्तों के साथ बैठकर चौसर खेल लेते थे। अपने बेटे को उन्होंने घर में थोड़ी सी अरबी फारसी पढ़वाई थी और 3-4 बरस के लिए एक मुकामी मुस्लिम स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने भी भेजा था, मगर 3 साल मुतवातिर फेल होने के बाद नाम कटवा लिया था और फिर जमींदारी का खात्मा हो गया था और ये तारीखी झटका वो बर्दाश्त न कर पाए थे। बाप के इंतकाल के बाद जमीन के बदले जो बॉन्ड मिले थे उन्हें बेचकर रहीम उद्दीन ने 3 महीने और कलकत्ते के एक सफर में ही खर्च कर डाला था। अब उसके पास एक टूटा फूटा घर था, एक दादा के वक्त की जरबफ्त की शेरवानी थी और एक बाप मरहूम की यादगार हुक्का था जिसके तांबे के पेंदे पर खुदा हुआ था। शेख करीम उद्दीन रईसे आजम कुर्सी नशीन जिला दरबार। जमादार साहब, उसने खुशामदाना लहजे में कहा कि शायद वो उसे कोई हल्का सा काम दे दें, ये सब इनकलाबात हैं जमाने के। मगर आप जानते हैं, हम मुसलमानों में तो कोई छूत छातर नहीं, हाथ से काम करना कोई ऐब नहीं। मगर जमादार को याद आ गया कि जब इस शेख रहीम उद्दीन का ब्याह हुआ था तो उसके मरहूम बाप ने किस तरह मेहमानों के आगे से बटोरा हुआ झूठा खाना भंगियों को दिया था। और जब जमादार के बड़े बेटे ने कहा था, शेख जी, पूरे 2 दिन तुम्हारे घर की सफाई की है, मजदूरी में पैसे दो, झूठा खाना क्यों देते हो? तो बुढ़े जमींदार ने उसे मार के घर से निकाल दिया था और चिल्लाया था, देखते हो इन कमीने मुर्दार खोरों की अब ये हिम्मत हो गई, चाहते हैं कि अशराफ उन्हें बराबर में बिठाकर पुलाव कोरमा खिलाएं।
और सो अब जमादार ने कहा, शेख जी, वो कूड़े का ढेर जो पड़ा है उसे टोकरियों में भर भर के म्यूनिसिपलिटी की गाड़ी में भर दो। फिर तुम्हें भी चौक का बम पुलिस साफ करने में पंडित जी का हाथ बटाना है। रहीमुद्दीन ने कूड़े को टोकरियों में भरना शुरू किया तो देखा उसमें महल्ले भर का झूठा खाना पड़ा है। सड़ी हुई तरकारी, बासी रोटियों के टुकड़े, अंडों के छिलके, गोश्त के छीछड़े, चचोड़ी हुई हड्डियां और साथ ही में एक मुर्दा छछूंदर। गाय बैलों का गोबर, बकरियों की मेंगनियां, गली में बच्चों का किया हुआ पाखाना, और जैसे जैसे कूड़े का ढेर छोटा होता जा रहा था उसकी बदबू के भभके और तेज होते जा रहे थे। यहां तक कि भुपके के साथ रहीमुद्दीन को अपनी की हुई कै को भी जमीन पर से साफ करना पड़ा। अब सिर्फ एक भंगी रह गया था, कालीचरण, मगर उसे जमादार नहीं पहचानता था। बाबू कालीचरण, कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जमादार साहब, मैं इस कस्बे का नहीं हूँ, बिक्रमपुर से आया हूँ। जमादार ने देखा कि सूरज काफी ऊंचा उठाया है, अब इधर उधर की बातें करने का वक्त नहीं, सो उसने कहा, बाबू कालीचरण, जाओ पहले रहीमुद्दीन का हाथ बटाओ, फिर पंडित के साथ मिलकर नालियों को अच्छी तरह धोकर साफ करवाओ। बाबू कालीचरण। जमादार ने दिल ही दिल में तीसरे भंगी का नाम दोहराया और सोचा, कोई कायस्थ वायस्थ मालूम होता है। चुंगी में मुंशी होगा या हो सकता है किसी छोटे मोटे स्कूल में मास्टर ही हो। भाई की बाबूगिरी अभी निकल जाएगी। बड़ा आया बाबू कालीचरण कहीं का, लेकिन उसी लम्हे उसने देखा कि कालीचरण बड़ी फुर्ती से काम कर रहा है। 3 ही फेरों में कूड़े का सारा ढेर उसने गाड़ी में भर दिया है और अब जमीन पर चिपके हुए कूड़े को टीन के एक टुकड़े से खुरचकर साफ कर रहा है। और फिर उसने म्यूनिसिपलिटी के एक नल से टीन का कनस्तर भरा और पानी को नाली में बहाकर झाड़ू से रगड़ना शुरू किया, बिल्कुल जैसे किसी तजर्बेकार पुराने भंगी को करना चाहिए। जमादार को याद आ गया कि जब वो जमादार नहीं हुआ था तो वो खुद भी इसी तरह फुर्ती और सफाई से काम किया करता था, और ये सोचकर वो कालीचरण के बारे में शुबे में पड़ गया। ए बाबू, इधर आओ, उसने आवाज दी और कालीचरण को गली के एक कोने में ले गया। क्या हुआ जमादार, मेरे काम से खुश नहीं हो क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कालीचरण। जात? कायस्थ। कौन से कायस्थ हो? वो सक्सेना हैं हम लोग। पहले क्या काम करते थे? जी, वो बिक्रमपुर म्यूनिसिपलिटी में काम करता था। कौन से महकमे में? वो यूं समझिए कि सफाई के महकमे में था। हाँ, तो जात क्या कही थी तुमने? कायस्थ? तुम झूठ बोलते हो। जी, तुम भंगी हो जैसे मैं भंगी हूं। आहिस्ता बोलो जमादार। कालीचरण हाथ जोड़कर बोला, कोई सुन लेगा। शर्म की बात है, 90 रुपए की खातिर तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, अपनी बिरादरी को ठुकरा दिया। क्या करूं जमादार, बेटे को पढ़ा रहा हूं, 40 रुपए महीने में उसका खर्चा कहाँ से दूं? तुम्हारी कृपा रही तो वो कॉलेज तक पढ़ जाएगा। अच्छा, जमादार कुछ सोचकर बोला धीरे से, मगर एक शर्त है। जो तुम कहो जमादार। तुम मालिक हो, आइंदा फिर कभी ऐसी फुर्ती और सफाई से काम न करना, नहीं तो पकड़े जाओगे। और फिर वो चिल्लाकर बोला, कालीचरण, तुम बाबू होगे तो अपने घर के होगे, भंगी का काम करने आए हो तो भंगी की तरह करना पड़ेगा। 90 रुपए स्पेशल अलावेंस लेते हो। अब वो तीनों भंगी गली में झाड़ू दे रहे थे और जमादार अपनी मूछों पर ताव दे रहा था।